वेलकम टू एडू वेक्टर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ फिजिक्स क्लास 9th और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो फोर्स के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग ने जूनियर क्लासेस में मोस्टली क्लास 8 में बहुत अच्छे से डिटेल में इसका डेफिनेशन और इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो इस चैप्टर में नया क्या होने वाला है? सो दिस पार्ट लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। ऐसा है कि विदाउट लॉज ऑफ नोइंग द लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 के फिजिक्स में हम लोग नॉट अ सिंगल चैप्टर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, स्पेशली अबाउट क्लास 11th, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही कहाँ से होता है? न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन से। सो इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट न्यू मिलेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में नहीं थे? यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ फोर्स विच यू हैव ऑलरेडी डेल्ट इन क्लास 8। देन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आप लोगों को पता है, एक नए तरीके से कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज करके इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी तक मैं मानता हूं कि मोशन के कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर है। मोशन में हमने जो पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, उसका बहुत ज़्यादा यूज यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट भी आप लोगों को पहले से पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस थे। देन द फर्स्ट न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। सो गैलीलियोज का एक्सपेरिमेंट क्या था फोर्स के रिगार्डिंग, गैलीलियोज के क्या व्यूज थे फोर्स के बारे में, और फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी कब से जाने लगा। Then concept of inertia, एकदम totally new concept to you, and this is very important in order to understand the Newton laws of motion. Now after that we are going to start with the Newton laws of motion. I said this is the foundation of your physics. Okay, if you'll understand these three laws of motion in all the terms, like कि how to use it, what are the significance of these laws of motion in your day to day life, तो physics आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। देन पहला लॉ है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स। देन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे कि ये मोमेंटम टर्म क्या है। ठीक है, फिजिक्स में जो भी डील करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डील करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पहले ही चैप्टर 1 में आप लोगों को क्लियर कर दिया जा चुका है कि फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड that are known as physical quantity। ये 2 टाइप की होती हैं, ब्रॉडली स्केलर एंड वेक्टर। सो कमेंट में बताइए कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर में आएगी या वेक्टर में आएगी। देन द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये टोटली न्यू कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का एक सब कंसेप्ट है रिकॉइल वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्स। सो वॉट यू आर हैविंग आइडिया अबाउट फोर्स? अभी तक फोर्स के बारे में आप लोगों ने क्या समझा होगा? इफ आई एम अप्लाइंग, ऐसे मैं इस बोर्ड को ठोक रहा हूँ तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस ढक्कन को मैंने निकाला तो फोर्स अप्लाई किया। देखिए, फोर्स का 2 नेचर होता है, या तो मैं इसको ऐसे करूँगा या तो मैं ऐसे करूँगा। बस यही 2 नेचर से सारा फोर्स डिफाइन होता है। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस तो ये पुश हो गया। पुश मतलब मैं दबा रहा हूँ, इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला फोर्स होता है कंप्रेशन। सेकंड में इसको पुल किया मैंने तो इसको बाहर निकाला, तो उस समय कौन सा फोर्स जनरेट होता है? टेंशन। तो इतना समझिए कि जब मैं किसी चीज़ को दबा रहा हूँ तो वहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होता है, और किसी चीज़ को खींच रहा हूँ तो वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। तो फोर्स कैन बी टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव, और उसी कंप्रेसिव को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पुश कहते हैं अभी के लैंग्वेज में, क्लास 9th के लैंग्वेज में। और जब उसको खींच रहे हैं तो पुल कहते हैं। तो पुश एंड पुल, उसके अलावा कोई भी नेचर ऑफ फोर्स नहीं रहता है। मैं यदि इफ आई एम ड्रैगिंग समथिंग टुवर्ड्स मी तो व्हाट इट विल बी, वो क्या होगा? पुश होगा या पुल होगा? मैं अपने तरफ खींच रहा हूँ तो दैट विल बी पुल। मैं उसको धक्का दे रहा हूँ तो पुश होगा। दरवाजा मैं खोल रहा हूँ तो क्या होगा? पुल। बंद कर रहा हूँ तो पुश होगा। तो फोर्स का नेचर क्या होता है? इधर पुश और पुल। नाउ फोर्स के बारे में जो सबसे पहली बात की थी एरिस्टोटल फैलेसीज ने, उनका क्या कहना था अबाउट द फोर्स? दे वर फिलोसफर। देखिए, व्हेनेवर वी आर स्टडिंग फिजिक्स तो एवरीथिंग इज जनरेटेड फ्रॉम अ फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है? उसके बारे में जानना, बट उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देना। इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ एनी लॉज ऑफ फिजिक्स, देन वो वैलिड ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि फिजिक्स हमेशा प्रूफ मांगता है।
ठीक है, जैसे कोर्ट में हमेशा सबूत मांगे जाते हैं, वैसे ही फिजिक्स में हमेशा प्रूफ मांगा जाता है। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूफ एनीथिंग मैथमेटिकली, देन दैट थ्योरी विल बी नॉट वैलिड इन फिजिक्स। नाउ व्हाट ही हैज सेड, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये टोटली इनका जो एजम्पशन था रॉन्ग था। कोई कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इन्होंने बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत था, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी रह रही है तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए ही नहीं होता है। इट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ दैट बॉडी। वो किसने कहा था, गैलीलियो गैलीलीज ने। तो एरिस्टोटले को किसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, गैलीलियो गैलीली ने। इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी बॉडी की नेचुरल स्टेट होती है कि या तो वो रेस्ट में रहे या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो मैंने इसको यहां पे रख दिया, तो इसका स्टेट अभी क्या है, रेस्ट। क्या अपने से ये इधर जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा भी पुश या पुल किया तो ही विल स्टार्ट मूविंग, यस, फ्रॉम इट्स पोजीशन। बट इसका नेचुरल स्टेट क्या था, रेस्ट था। मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा कि इसके नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो समहाउ ही वाज करेक्ट कि नेचुरल स्टेट ऑफ एन बॉडी इज रेस्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है, लेट सपोज यू आर हैविंग अ कार, ठीक है, कार, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया कि यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, लेट सपोज, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अभी रेस्ट में नहीं, आपका नेचुरल स्टेट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब कि इन एवरी आवर्स यू आर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। लेट सपोज दिस इज आइडियल कंडीशन में ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ, चलते ही है ना। इफ यू आर राइडिंग ए बाइक और व्हीकल, यू माइट हैव सीन कि कुछ देर के लिए हम लोग 40 किलोमीटर या वो जो स्पीडोमीटर का रीडिंग कांस्टेंट रह जाता है। उस समय उसी टाइम मान लो मैंने क्या किया कि पीछे की तरफ किसी को मैंने खड़ा कर दिया और बोला कि 40 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ठीक है, या कोई भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, लेट सपोज 10 न्यूटन फोर्स, और उसी टाइम आगे में भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब एक बात बताओ, क्या ये फोर्स इसके यूनिफॉर्म मोशन को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 न्यूटन किसको, इसको कैंसिल कर देगा। तो ये क्या होगा, इसके यूनिफॉर्म मोशन को क्या ये चेंज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो फिर इसके यूनिफॉर्म मोशन को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या सीखा हमने कि एक बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या होता है, या तो वह रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यदि उसको रेस्ट से आपको मोशन में लाना है तो क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लगाना होगा तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो अब यहां पे देखिए, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या बैलेंस्ड फोर्स रहेगा या अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए? यहां पे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो फोर्स लगाया है, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जो इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर दे रहा, कैंसिल कर दे रहा। लेकिन मैं एक तरफ 10 न्यूटन सिर्फ फोर्स लगा दूंगा, तब क्या हो सकता है, उसके मोशन को क्या फिर भी ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यस और नो, कमेंट। देन व्हाट विल हैपन, वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, एंड दैट विल बी गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सो प्लीज नोट इट डाउन दिस concept so that we can start with the part concept of force. Now, so first we will start with the definition of force. जो बुक इस डेफिनेशन है, होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आएगा. व्हाट इज हाउ द गैलीलियो हैज डिफाइंड द फोर्स एंड हाउ एरिस्टोटल हैज डिफाइंड द फोर्स. नाउ व्हाट इज फोर्स? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन. देन व्हाट इज इट? सो फोर्स कैन बी फेल्ट. The effect of force can be felt. So a force is a physical quantity now in physics I said whatever we are studying, that is a physical quantity. A force is a physical quantity which can be judged by its effects produced on a
ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट कैन फोर्स प्रोड्यूस, देन द सेकेंड टॉपिक कम्स अंडर, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, नाउ ठीक है, आप बताइए अपने से कि क्या हो सकता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, एनी आइडिया, एनीबॉडी? नाउ मैं किसी पे फोर्स लगाऊंगा, लेट सपोज ये एक डब्बा है, मैंने इसको क्रश किया, तो ये क्या हो सकता है, इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। सी, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Change the shape and size of an object. Now second effect, जल्दी से फास्ट। Let's suppose कि आई एम स्लीपिंग ऑन माई बेड, तो मुझे जगाना होगा, तो क्या करना होगा, यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स ऑन मी, और एल्स अ फुटबॉल इज केप्ट ऑन ए ग्राउंड, सो वो फुटबॉल के अपने से दौड़ने लगेगा नहीं, उसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स वहां पे लगाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, कि अपने से जा रहा है नहीं, एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ। वो फोर्स किसका है, अर्थ का। यहां पे मैंने इसको रख दिया, ये क्या चेंज होगा, इसका स्टेट क्या होता है फिजिक्स में, रेस्ट और मोशन, ना कि यूपी बिहार एंड झारखंड। क्या ये चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके स्टेट को चेंज कर सकता है। याद करो गैलीलियो ने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। उसको चेंज करने के लिए हमने क्या लगाया, फोर्स। तो कैन आई से दैट ए फोर्स कैन चेंज अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। नाउ सेकेंड थिंग क्या कर सकता है, कोई बॉडी एकदम रोल होते हुए या दौड़ते हुए आपके तरफ आ रहा है, या फुटबॉल आपके तरफ आ रहा है, या आप विकेट कीपर हो, बॉल आपके तरफ आ रहा है, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपके ग्लव्स के, ताकि वो स्टॉप हो जाए, उसका मोशन वहीं पे रुक जाए। सो इट कैन डू वन मोर इफेक्ट, दैट इज मोशन टू रेस्ट। देन और क्या कर सकता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, उसको मैंने धक्का दे दिया, क्या किया, पुश और पुश कर दिया, तो उसके स्पीड को अब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर देंगे उस समय, द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। नाउ कोई ऑब्जेक्ट कस के कोई बाइक है या कोई भी व्हीकल है, वो बहुत तेजी रफ्तार से मेरे तरफ आ रही है, तो हम लोग उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेक पे। तो ब्रेक क्या कर रहा है, एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उसके टायर में जनरेट करेगा, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई या ज्यादा होगी, स्पीड विल रिड्यूस। ठीक है, तो ये दोनों में हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड। यहां पे भी तो चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी, उससे भी अच्छा टर्म यूज करते हैं, क्यों अभी मैं बताता हूं। यहां पे भी क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। और एक टर्म, बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, बॉलर ने बॉल फेंका है, इफ ही स्ट्राइक द बॉल, तो वो बॉल को क्या कर रहा है, पहले बॉल उसकी तरफ आ रहा था, अब बॉल उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो वहां पे क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, यस और नो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन भी चेंज करने से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तीनों, ये यहां से यहां तक में देखा तो क्या हमने किया, चेंज इन वेलोसिटी किया, और वेलोसिटी जैसे ही चेंज करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ओके, सो यहां पे क्या आ रहा है अपने को, एक एक्सेलरेशन टर्म आ जा रहा है। अब वो एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस force. So these are the effects of force, please note it down. In the next part we are going to deal with the different types of forces, then we will start with the Galileo's experiment. Now we are going to start with different types of force. अब ये वाला पार्ट, ठीक है, तो एक कंसेप्ट खत्म हो गया, उसी कंसेप्ट ऑफ फोर्स के अंदर में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ फोर्स, now we'll see different types of forces.
ठीक है, देखिए ब्रॉडली इफ आई डिवाइड देम, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए यहां पे समझिए आप लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स कभी भी वर्क करता है जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगा। जैसे मैं इस पे हाथ ऐसे रब कर रहा हूं, तो ये मेरा हाथ का सरफेस है, ये बोर्ड का सरफेस है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। सो व्हेन टू बॉडीज विल कम इन कॉन्टैक्ट, और उसके बाद जब फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहला मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। सेकेंड, मस्कुलर फोर्स, इफ आई एम लिफ्टिंग समथिंग, इफ आई एम पुशिंग समथिंग, इफ आई एम पुलिंग समथिंग, वहां पे आई एम यूजिंग माई मसल्स, सो दैट विल बी मस्कुलर फोर्स। जहां पे भी मसल्स का यूज हो रहा है वहां पे कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, मस्कुलर फोर्स। और कोई भी दो सरफेस रफ कर रहा हूं, इफ आई एम वॉकिंग, इफ आई एम रनिंग, सो आई एम यूजिंग माई स्लीपर सोल्स, एंड वो कहां पे, ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो ग्राउंड और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, कांटेक्ट में आने की वजह से। तो वो कैसे फोर्स होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ सेकेंड टाइप इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब फोर्स लगेगा बट दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। जैसे ये है, इसको मैं यहां पे अभी रख देता हूं, तो अभी फोर्स के बारे में मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि इसका नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट पे है। तो क्या ये बिना फोर्स लगाए मैं इसको अपने तरफ बुलाऊंगा तो आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल कम टू माय साइड। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, मैंने मसल्स का यूज किया टू पुल इट फ्रॉम हियर टू माय साइड, लेकिन मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूं ऐसे, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या मेरा हाथ इसको बुला रहा है, नहीं, इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अलग अलग वर्ड में बोलते हैं, वो इसको अपने तरफ खींच रहा है। अब अर्थ क्या इससे इसको अपने तरफ अपने हाथ से खींच रहा है, नहीं, वो अपने मास, अपने इफेक्ट और अपने वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने जगह पर रहते हुए इसको अपने तरफ खींच सकता है। तो इसमें कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ ना इसके कांटेक्ट में, ना ये अर्थ के कांटेक्ट में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। Then magnetic force, if you bring two magnet or any नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो दूर से ही क्या करने लगता है, उस पर फोर्स अप्लाई करने लगता है बिना कांटेक्ट में आए, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा। तो द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स क्या होगा, तीसरा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब मैं इसको एक एक वर्ड करके समझा देता हूं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो ऐसा फोर्स जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे वो आता है, देखिए, इफ आई एम हैविंग ए प्लास्टिक कॉम्ब और इफ आई रब ऑन माई हेयर, तो वो हेयर पे रब होने की वजह से जो उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होके एक जगह से दूसरे जगह नहीं होते, ट्रांसफर होते हैं, वो वहीं पे चार्ज होके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी और उनके फोर्स को फिल करने के लिए आप कुछ डस्ट पार्टिकल्स लोगे और उसको ऐसे करोगे तो वो पूरा डस्ट पार्टिकल्स उस कॉम्ब में चिपक जाते हैं। तो अब उसको ना डस्ट पार्टिकल के करीब आप लेके जा रहे हो, ना डस्ट पार्टिकल उसके करीब में आ रहा है, तो दोनों चीज कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, फिर भी वहां पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यू कैन फील इट, देन that force is known as electrostatic force. So magnetic force, gravitational force and electrostatic force. एक और फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस में जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। ये आप लोग को बाद में पढ़ना होगा। इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ इट एंड इफ यू वांट अ सेपरेट lecture regarding nuclear force, you can comment, I'll post it. Then इन दोनों फोर्सेस को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करेंगे तो उसमें भी दो टाइप्स ऑफ फोर्स हो जाएंगे। कैसे, उसको कहते हैं हम लोग, पहला बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन नेट फोर्स इज 0,
when net force on an body is 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब ये इस नेट फोर्स का एक और नाम होता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स। लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से एक रस्सी बांध के खींच रहा हूं, यहां पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, दोनों तरफ बराबर फोर्स है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, अब इसका एक नेचर होता है, कभी भी नेट फोर्स 0 तभी बॉडी पे होता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो फोर्स इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो इक्वल है बट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे इसका, लेट सपोज मैं इसको F1 मान लेता हूं और इसको मैं आई एम अज्यूमिंग इट F2। सो आई विल राइट रिजल्टेंट, और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिजल्टेंट, नेट फोर्स। हाउ, F1 माइनस, मैं किसी का डायरेक्शन इधर ले सकता हूँ, ये F2 माइनस भी F1 कर सकता हूँ। तो F1 माइनस F2 कितना आएगा, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ एक और कंसेप्ट यहाँ पे जानना है, क्या नेट फोर्स किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, नहीं। इफ नहीं, नेट फोर्स क्या 0 रहेगा तो किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में वो ला सकता है, यस और नो, नो। मैं दोनों तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो क्या मोशन में आएगा, नहीं आएगा। ओके, नाउ इफ आई एलैबोरेट दिस कंसेप्ट फर्दर मोर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया और वर्टिकल में मैंने 10 न्यूटन लगाया और 10 न्यूटन, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे, नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, अगेन 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ना। एक और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, क्या अभी भी बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, नो। ये दोनों फोर्स तो बैलेंस्ड हो गया, बट ये फोर्स 10 न्यूटन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इसको बैलेंस करना होगा, तो इधर क्या करेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। अब क्या इस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, यस, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब ये बैलेंस्ड फोर्स, मैंने क्या बोला कि नेट फोर्स 0, रिजल्टेंट 0 करने के लिए वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन कि इधर एक ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस साइड 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये लेट सपोज FA एंड FB फोर्स की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू, इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकालेंगे, जल्दी से आंसर बताइए। नाउ लेट्स सॉल्व इट। कैसे होगा, पहले इसको 0 करते हैं। तो मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब लेट सपोज ये क्या है, F1 है, तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी लिख लो, F1 माइनस FA इक्वल्स टू 0। ना F1 इज हाउ मच, 20 न्यूटन, क्योंकि मुझे ये कंडीशन दिया हुआ है कि रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, माइनस FA इक्वल्स टू 0, देन F विल बी हाउ मच, 20 न्यूटन। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन। तब ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी पे नेट फोर्स 0 रहेगा। सो उस कंडीशन को क्या कहेंगे कि इस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ FP इन द सेम वे हाउ विल कैलकुलेट, R हैज टू बी 0, देन लेट सपोज इसको मैंने F2 मान लिया, सो F2 माइनस FB। अब किसी को कंफ्यूजन ये आ रहा है कि F2 माइनस FB करें या FB माइनस F2 करें, दोनों करो, दोनों में से सेम आंसर आने वाला। देखिए कैसे, इफ आई टेक 50 माइनस FB इक्वल्स टू हाउ मच, 0, देन FB इक्वल्स टू 50 न्यूटन। नाउ लेट्स क्लियर योर डाउट। मैंने क्या किया, इसको मैंने FB कर दिया और ये F2, ठीक है। तब क्या फोर्स अलग आएगा, देखते हैं, FB माइनस 50, फिर भी तो 50 न्यूटन ही आएगा। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें उसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 रहेगा
तो दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही होंगी। क्लियर? नाउ आई होप सब अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट समझ लिया आपने। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए। पहला पॉइंट कि बैलेंस्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका मतलब 100% हुआ कि उस पर कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा। A balanced force is acting on it, is acting on the body. तो if I'll say any object is, मैंने इसको इस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बैलेंस फोर्स। तो वो कैसा, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो अर्थ की ग्रेविटी जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, और मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। वो दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। कोई भी एक फोर्स कम होगा तो जिस ये नीचे, मान लो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सारे डायरेक्शन में उसके ऊपर कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग, कोई बॉडी, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, माइंडेड यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके ऊपर भी कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बैलेंस्ड फोर्स। अभी यही डेफिनेशन किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था कि नेचुरल स्टेट क्या होता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, उस पे कोई उस समय उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। लेट सपोज मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि एक व्हीकल है, ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, लेट सपोज। अब मान लो इसके ऊपर मैंने इधर एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का और इधर एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गया ना, नेट इसके ऊपर इफेक्ट कहाँ रहेगा, नहीं। लेकिन एक फोर्स मैंने सिर्फ इधर लगा दिया 10 न्यूटन का, तो ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगा दिया, तो व्हाट विल हैपन, इसके स्पीड को बढ़ा देगा। तब क्या ये बैलेंस फोर्स रहा, नहीं रहा, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, देन दैट वोंट बी अ बैलेंस्ड फोर्स। ओके, ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। सेकेंड थिंग, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं ला सकता है, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या उसके मोशन स्टेट को नहीं चेंज कर सकता है। कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी रेस्ट से मोशन नहीं कर सकता है, मोशन से रेस्ट नहीं कर सकता है, या कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या उसकी सीधी सी बात है उसके स्पीड को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। क्लियर? लेकिन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या बैलेंस्ड फोर्स शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है? यस, कर सकता है। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल मैं अभी दूंगा। लेट सपोज इफ आई हैव टेकन दिस, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और बैलेंस्ड फोर्स, देखो ये बैलेंस फोर्स है, तो क्या ये मोशन में आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसका शेप साइज चेंज हो गया, ये शेप से दोनों तरफ से बराबर मैंने फोर्स लगाया, तो यह इधर नहीं मूव कर रहा, ना नीचे जा रहा, ना ऊपर जा रहा, लेकिन इसका शेप एंड साइज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इफ क्वेश्चन विल कम कि कैन बैलेंस्ड फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, योर आंसर विल बी यस। सो बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द shape and size of the objects, ठीक है, of the object. I hope these points are clear to you. Now the second types of force will be unbalanced force. Unbalanced force, ठीक है। अब unbalanced force क्या होगा, देखो इसमें कंडीशन मैं लेता हूं, मैंने एक कंडीशन ये लिया, इधर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस साइड मैंने कुछ भी फोर्स नहीं लगा दिया, तो ये कैसा फोर्स रहेगा, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इधर मैंने 0 फोर्स लगाया, इधर 10 न्यूटन। तो बताइए यदि आप एक तरफ खींचोगे तो वेयर द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड थिंग,
सेकेंड स्टेटमेंट आप सुनना, ठीक है। मैंने इधर 20 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर 10 न्यूटन, अब तो दोनों तरफ मैंने फोर्स लगा दिया, तो क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है? नहीं, इधर का फोर्स क्या है? ग्रेटर है, इधर का फोर्स लेस है, ठीक है। तो बॉडी किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। नाउ हाउ विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट? यहां पे तो रिजल्टेंट क्या हो गया? डायरेक्ट 10 न्यूटन, एक ही फोर्स ही है, 10 माइनस 0। उस समय बैलेंस्ड फोर्स के केस में मैंने क्या किया था कि या तो आप 10 दोनों तरफ 10 न्यूटन था तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो या उससे इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पे ध्यान में रखना है कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। लेट सपोज ये F1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड दिस इज F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सो हियर F1 is greater than F2. So always remember while calculating the resultant you have to subtract the lesser force from the higher force. तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स क्या है? F2, तो F2 माइनस F1, रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स, F2 माइनस F1। क्या यहाँ पर रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं। इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिजल्टेंट? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इफ व्हेन इट नॉट इक्वल टू 0 तब क्या ये मोशन प्रोड्यूस करेगा? यस, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। कैसे? अब यहां पे तो इसने मोशन रेस्ट से मोशन में ला दिया। मान लो मैंने एक फोर्स ले लिया जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मैंने इधर से इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया एंड द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये उसको क्या करेगा? इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी रिजल्टेंट हियर कमिंग टू दिस क्वेश्चन? R इक्वल्स टू 20 माइनस 10। व्हाट इज द रिजल्टेंट? 10 न्यूटन, ओके। सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा किस, अब इसको रिड्रॉ करना होगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला है? 10 न्यूटन। और हमेशा ध्यान में रखना है कि रिजल्टेंट किधर होगा? 10 न्यूटन इस साइड, हमेशा ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। इन दिस केस ओनली कि द रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 20 न्यूटन एंड हाउ मच फोर्स इट विल बी? 10 न्यूटन। नाउ एक मैं क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी हाउ मेनी आर एबल टू सॉल्व दिस। नाउ मैंने यहाँ पे एक बॉडी ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने ऊपर लगा दिया 20 न्यूटन और आपको बताना है बॉडी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे 5 न्यूटन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्वेश्चन 1, फाइंड नेट फोर्स, सेकंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप और डाउन, इनके इन टर्म ऑफ अप एंड डाउन, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यू आर हैविंग टाइम। नाउ मैंने क्या बोला? पहले अज्यूम करना है F1 देन F2। नाउ F1 इज ग्रेटर देन F2, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? टुवर्ड्स द F1। तो इसका तो आंसर अभी मिल गया कि मोशन किधर होगा? अप, मोशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? R इक्वल्स टू F1 माइनस F2, दैट इज 20 माइनस 5, हाउ मच न्यूटन? 15 न्यूटन। Is it clear now? I hope you all have understood. Now the question, when question will come कि if a body is in rest and if unbalanced force will act on that body, will the body change its state or not? Your answer will be yes. जब रेस्ट में होगा और उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वो रेस्ट से क्या होगा? मोशन में जाएगा। ये भी क्या था? एक इफेक्ट ऑफ फोर्स था। कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करके, यस। सो मोशन टू रेस्ट। कोई बॉडी स्लो चल रहा है, क्या उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं? योर आंसर विल बी यस, स्पीड कैन इंक्रीज। कैन वी डिक्रीज द स्पीड? यस। कैन वी चेंज द डायरेक्शन? यस, you can change the direction as well. So who is responsible for all this factor? Can we change the shape and size? Yes. Now अब देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या क्या करता था। बैलेंस्ड फोर्स क्या रेस्ट से मोशन में लाता था? नहीं। क्या मोशन से रेस्ट में? नहीं। क्या स्पीड इंक्रीज करता था? नहीं। स्पीड डिक्रीज करता था? नो। डायरेक्शन चेंज करता था? नो। क्या शेप एंड साइज करता था? यस। तो बैलेंस्ड फोर्स शेप एंड साइज चेंज करता था और अनबैलेंस्ड फोर्स भी शेप एंड साइज को चेंज करता है, ठीक है। So this is it from the balanced and unbalanced force. If you have any doubt, please comment and like, share and subscribe my video so that I can motivate myself and I'll prepare more.
effective lecture for you guys. Thank you so much. Take care.